हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ एंजल कर्व। एंजल कर्व डिराइव करने से पहले जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि आईसीसी कर्व क्या होता है। मैंने लास्ट वीडियो में आईसीसी कर्व को पूरी तरह से विस्तार से समझा है, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्टली थोड़ी से इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ। आईसीसी कर्व क्या होता है? व्यक्ति की विभिन्न आय, मतलब उसकी बजट लाइन, उसकी बजट लाइन पे उसे अलग अलग इंडिफरेंस कर्व प्राप्त होता है। तो इंडिफरेंस, अलग अलग इंडिफरेंस कर्व पे एक अलग अलग संतुलन का पॉइंट उसे मिलता है। वो मानचित्र जहाँ पे उसे अलग अलग संतुलन बिंदुओं को डॉटेड लाइन से अगर मिला दिया जाता है तो एक बिंदु पथ प्राप्त होता है। इसी बिंदु पथ को आईसीसी कर्व का आईसीसी कहते हैं, मतलब कि इनकम कंजम्पशन कर्व कहते हैं। इनकम कंजम्पशन कर्व व्यक्ति की विभिन्न आय के स्तर और उस व्यक्ति द्वारा उपभोग की गई वस्तुओं की या सेवाओं की मात्रा के बीच संबंध स्थापित करता है। 19th सेंचुरी में एक जर्मन स्टैटिस्टिक थे, मतलब सांख्यिक थे, जिनका नाम था अर्नेस्ट एंजल। उनके लाइफ टाइम था 1821 से 1896 तक। उन्होंने एक अध्ययन किया था कुछ बहुत सारे परिवारों के, जो उनकी आय को, परिवारों की आय को, वो अपनी आय को वस्तुओं की मात्रा को खरीदने में जो व्यक्त करते हैं, जो व्यय करते हैं, उस व्यय का अध्ययन किया था। और उन्होंने उस अध्ययन पर एक कर्व दिया था जिसे आज हम लोग एंजल कर्व के नाम से जानते हैं। एंजल कर्व में व्यक्ति के आय को विभिन्न आय के स्तरों पर मांगी गई वस्तुओं की मात्रा के बीच में संबंध को दर्शाता है। मांग वक्र की तरह मांग, लेकिन वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच के संबंध को बताता है, जबकि एंजल वक्र वस्तु की मांगी गई मात्रा और आय के विभिन्न स्तरों पर वस्तु की मांगी गई मात्रा को बताता है। यही डिफरेंस दोनों के बीच में है। मैं इसे और क्लियरली डिस्क्राइब करती हूँ ग्राफ के थ्रू। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये है डेरिवेशन ऑफ एंजल कर्व। एंजल कर्व में हम लोग यहाँ पर आईसीसी कर्व, एक लेफ्ट साइड हम लोग के ग्राफ में आईसीसी कर्व दिख रहा है और राइट साइड के ग्राफ में ईसी मतलब एंजल कर्व देख रहे हैं। आइए हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कहा गया, कहते आय के विभिन्न स्तर। तो आय का स्तर का अध्ययन करने के लिए हम लोगों को बजट लाइन का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर B1 L1 B2 L2 और B3 L3 एक बजट लाइन ली है, जिसमें कि साफ दिख रहा है कि ये जो B1 L1 है वो आपका 300 रुपये का बजट दिखा रहा है, B2 L2 400 का और B3 L3 500 के रुपीस का बजट शो कर रहा है, जिसमें IC1 IC2 और IC3 जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वो आपको उस व्यक्ति के अंधिमान को शो कर रहा है। वो व्यक्ति 300 रुपये में उसका अंधिमान वक्र IC1 पर Q1 पर वह संतुलन प्राप्त कर रहा है। IC1 पर R बिंदु पे संतुलन प्राप्त कर रहा है और X कमोडिटी का OQ1 ले रहा है। उसी तरह जैसे ही उसका 100 रुपया दाम बढ़ जाता है, मतलब व्यक्ति की इनकम में 100 रुपया का इंक्रीमेंट होता है, तो वैसी स्थिति में उपभोक्ता का, उस व्यक्ति का जो बजट लाइन है वो अप की तरफ शिफ्ट हो जाता है और शिफ्ट होने पे उसका नया अंधिमान वक्र IC2 आ जाता है और IC2 आने पे उसका नया संतुलन S बन जाता है। उसी तरह 100 रुपये और वृद्धि होने पर उसका नया संतुलन T बन जाता है। और जैसा कि मैंने बताया था, इन संतुलनों को अगर हम डॉटेड लाइन से मिला देते हैं तो हमको ICC प्राप्त हो जाता है, मतलब इनकम कंजम्पशन कर्व प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जो जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे व्यक्ति एक्स कमोडिटी की मात्रा अधिक लेता है। पहले OQ1 ले रहा था, फिर OQ2 लिया, फिर OQ3 लेने लगा।
इसी पे अगर हम लोग देखते हैं कि एंजल कर्व भी व्यक्ति की उसी इनकम को और कमोडिटी को बता रहा है। आईसीसी कर्व के थ्रू हम लोग देख रहे हैं कि व्यक्ति की आय 300 रुपये है, उस समय वो एक्स क्वांटिटी एक्स की कितनी ले रहा है, OQ1 मात्रा ले रहा है। जैसे ही व्यक्ति की आय में 100 रुपया वृद्धि होती है, वो अब OQ2 मात्रा ले रहा है, मतलब कि वो अब Q1 Q2 मात्रा अधिक ले रहा, सिर्फ 100 रुपया में इंक्रीज हुआ। लेकिन अगर फिर और 100 रुपया में वृद्धि होती है, तब वो OQ3 ले रहा है। लेकिन अभी यहाँ ध्यान देने योग्य है कि अब जो क्वांटिटी वो 100 रुपया बढ़ने पर, स्टार्टिंग के 100 रुपया जब उसका इनकम में वृद्धि होती है, तो वो OQ1 OQ2 मात्रा ले रहा था। लेकिन जैसे और 100 रुपया, मतलब उसकी आय में सेम वृद्धि हुई है, लेकिन अब वो पहले की तुलना में कम एक्स क्वांटिटी को ले रहा है। ये नॉर्मल गुड्स के टर्म में होता है, जहाँ पर उपभोक्ता की आय में कितनी भी इंक्रीमेंट हो, लेकिन वो एक लिमिट में उसका संतुष्ट उस वस्तु के प्रति उसका मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए अब वो जहाँ पे Q1 Q2 ले रहा था, अब वो उसकी जगह पे Q2 Q3 Q1 Q2 से कम है। अगर हम लोग इसके संतुलन स्तर को मिलाते हैं तो हमें ICEC प्राप्त होता है, एंजल कर्व। एंजल कर्व वो सांख्यिकी के नाम पे रखा गया है, लेकिन स्थिति जब लग्जेरियस वस्तुओं की आती है तो ये कर्व अपवर्ड की तरफ डाउनवर्ड हो जाता है। मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। अब देखिए, लेफ्ट साइड वाले ग्राफ में साफ शो कर रहा है कि एंजल कर्व बदल गया है। बदलने का मेन रीज़न क्या है कि इस स्थिति में जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, वृद्धि तो सेम हुई है, 100 रुपये में वृद्धि हुई, लेकिन अब उसकी लेने जो वस्तु की कमोडिटी की मात्रा ले रहा है, यहाँ जो ये क्वांटिटी ले रहा है, वो क्वांटिटी की मात्रा चेंज हो गई है। चेंज क्या हो गई है कि अब पहले उपभोक्ता 300 वस्तु पे OQ मात्रा ले रहा था, लेकिन जब उसकी 100 रुपये इनकम में और वृद्धि हो जाती है तो उसकी मात्रा OQ2 हो जाती है। और जब सिर्फ 100 रुपये बढ़ती है, लेकिन OQ2 और OQ1 में जो डिफरेंस है उससे ज़्यादा आ जाता है Q2 और Q3 में, क्योंकि यहाँ जो वस्तु है वो लग्जेरियस वस्तु है। जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती जाती है, वो अधिक से अधिक लग्जेरियस वस्तु को लेना पसंद करता है। तो ये शो करता है उस उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर वो लग्जेरियस वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने लगता है। राइट साइड में जो आप ग्राफ देख रहे हैं एंजल कर्व का, वो आपका नेसेसरी वस्तु के लिए है, लेकिन लेफ्ट साइड में जो ग्राफ है वो आपको लग्जरियस वस्तुओं के लिए बताता है, क्योंकि विलासिता की वस्तु में जैसे ही व्यक्ति के पास इनकम में वृद्धि होती है, उस विलासिता की वस्तुओं पे व्यक्ति अधिक से अधिक अपनी आय का अधिक से अधिक भाग खर्च करने लगता है। फॉर द एग्जाम्पल, विलासिता की वस्तु में आप ले सकते हैं शुद्ध देसी घी वो खा रहा है, वो अपने खाने में अच्छी अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं यूज़ कर रहा है, वो पहनने में ऊनी लग्जरियस कपड़े, ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद कर रहा है। तो उसमें अब वो उनके इनकम में जैसे वृद्धि होती है, वो इनकम का पार्ट वो उसमें व्यय करने लगता है और उसकी क्वांटिटी बढ़ने लगती है। अब गिवन वर्ड इन्फीरियर वर्ड्स गुड्स के लिए एंजल वर्क किस तरह का वर्क करता है मैं आपको बताती हूँ। ये जो ग्राफ हम लोग देख रहे हैं वो लेफ्ट साइड वाला ग्राफ ये शो कर रहा है निम्न वस्तुओं के लिए, और राइट साइड वाला ग्राफ शो कर रहा है तटस्थ वस्तुओं के लिए। मतलब एनी हाउ उपभोक्ता को अपनी इनकम कितना भी ज़्यादा हो जाए, वो उसकी उतनी ही मात्रा लेगा मार्केट से जितना कि वो अब तक लेते आया है, उसके क्वांटिटी में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं करेगा। और जबकि इन्फीरियर गुड्स के टर्म में जैसे ही उपभोक्ता की आय में इंक्रीज होती है, वह उस वस्तु की मात्रा को कम लेता है। एंजल कर्व यही शो कर रहा है यहाँ पे एंजल कर्व का इस तरह झुका होना यह बताता है कि उपभोक्ता की आय में 300 से 400
500 में वृद्धि हुई है तो वो अब Q1 से Q2 आ गया, मतलब कि पहले जो OQ1 लेता था अब उससे कम OQ2 ले रहा है। उसी तरह और 100 रुपये वृद्धि हो जाती है तो अब वो मात्र उस वस्तु का OQ3 मात्रा ले रहा है। और राइट साइड में इनकम में कितना भी वृद्धि हो गई है, 3 से 400, 4 से 500, लेकिन उपभोक्ता उसकी OQ मात्रा ही ले रहा है। फॉर द एग्जाम्पल अगर हम लोग कहें तो हम लोग कह सकते हैं कि नमक का एक महीने में वो व्यक्ति के परिवार में इनकम में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन उस महीने में वो जितना नमक लास्ट मंथ में लिया है उतना ही नमक वो इस मंथ में लेगा, क्योंकि उसके खाने की क्वांटिटी अपने स्वाद पे डिपेंड करती है, तो वो नमक की मात्रा में वृद्धि नहीं करेगा। तो ये हो गया आपका एंजल कर्व। एंजल कर्व किस वस्तु की स्थिति में क्या शो करता है, यहाँ मैंने ग्राफ के थ्रू आपको क्लियर कर दिया है। इसके लिए थैंक यू।